नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारे राज्यपाल। राज्यपाल की इस कड़ी में इस बार हम बात एक ऐसी विभूति से करेंगे जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन तो करते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों के चलते बात चाहे प्राकृतिक खेती की हो, स्वच्छता की हो, ऊर्जा बचाने की हो, बेटियों को पढ़ाने की हो या जल संचय की हो, उसके लिए अधिक सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का जन्म 18 जनवरी 1959 को पानीपत जिले के समालखा कस्बे के पावटी गांव में हुआ था और वे लंबे समय तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित गुरुकुल के प्राचार्य रहे हैं। स्वामी सिद्धानंद जी द्वारा स्थापित कुरुक्षेत्र गुरुकुल को बुलंदियों तक पहुंचाने में आचार्य देवव्रत जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्हें भारतीय संस्कृति और वैदिक मूल्यों के प्रचार प्रसार की दिशा में काम करने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना पहचाना जाता है। आर्य समाज से जुड़े आचार्य देवव्रत वैदिक संस्कृति और परंपराओं के बड़े समर्थक हैं। नशा मुक्त सोसाइटी और गांव के विकास के कार्य में गहरी रुचि लेने वाले आचार्य देवव्रत आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करते हैं। गुरुकुल से पढ़े देवव्रत जी ने बीएड की शिक्षा के उपरांत इतिहास में परास्नातक तक की शिक्षा हासिल की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित आचार्य देवव्रत को अकादमिक और प्रशासनिक कार्यों में 39 वर्षों का लंबा अनुभव है। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करने के साथ साथ स्वच्छता, बिजली बचाओ, पर्यावरण संरक्षण, नशा निवारण जैसे कार्यों से लोगों को जोड़ने और जागरूक करने का भागीरथी कार्य कर रहे हैं। गुजरात के राज्यपाल से पहले आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की गुरुकुल से राजभवन की यात्रा खासी रोचक रही है। आचार्य देवव्रत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। धन्यवाद। सार्वजनिक जीवन में अगर मैं बात करूं तो प्राचार्य के रूप में आपका एक लंबा समय शिक्षा की दृष्टि से गुरुकुल की स्थापना में बीता है। गुरुकुल से जो राजभवन की यात्रा है, इसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है इसका? कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना 13 अप्रैल 1912 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। उसके पीछे उनका मिशन था, देश गुलाम था तो हम भारतीय जीवन मूल्यों के ऐसे युवा तैयार करें जो इस देश की आज़ादी के और यहाँ की सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करने वाले आगे बढ़ कर के आए। तो 1981 में मैंने 21 वर्ष की आयु में गुरुकुल कुरुक्षेत्र का मैं प्रधानाचार्य बना। लगातार 35 वर्ष तक मैंने वहाँ प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। उस कार्यकाल में गुरुकुल का सर्वाधिक विकास हो पाया। इस समय 1500 छात्र 19 प्रांतों के वहाँ पर हैं। वहाँ बच्चे आईआईटी, पीएमटी, एनडीए में बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं। इस एक साल में इसी वर्ष मेरे 13 बच्चों ने एनडीए क्लियर किया है। 7 बच्चे आईआईटी में गए, 2 बच्चे पीएमटी में गए, 21 बच्चे एनआईटीज में गए। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति गुरुकुल ने की है। आचार्य जी, आपके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन दरअसल आमतौर पे ये माना जाता था कि राजभवन में जो राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता होते थे, आमतौर पे उनको वो जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। आपका राजनीति से जितना मैं जानता हूँ कोई सरोकार नहीं रहा, किसी दल के आप सदस्य नहीं रहे, लेकिन आपकी जो राजभवन की यात्रा हुई वो कैसे शुरू हुई? वही मैं वर्मा जी बताता हूँ कि मैंने कभी कल्पना की नहीं, मन में सोचा नहीं, राजनीति से मेरा कोई लेना देना था नहीं। लेकिन माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, शीर्षस्थ नेतृत्व ने निर्णय कैसे लिया
कि मैंने टीवी में ही चलते हुए पाया कि आप हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बना दिए गए। मेरे को विश्वास ही नहीं था कि मैंने कोई इतना बड़ा काम किया नहीं इस रूप में, राजनीतिक रूप में, लेकिन ये सब कुछ हो गया और हिमाचल की जिम्मेदारी मेरे को सौंपी गई। तो वहाँ जाते ही मैंने अनुभव किया कि जब हमारे उच्च नेतृत्व ने इतना विश्वास किया है तो मैं हट कर के कुछ काम करूं और इतना काम करूं कि इस पद की सार्थकता सिद्ध हो जाए जी। तो वहाँ रहते हुए मैंने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान, मैं वर्मा जी जो गाड़ियाँ मेरे काफिले में चलती थी, एक गाड़ी में मैं झाड़ू, तसले, फावड़े साथ लेके चलता था और मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं गंदगी मिली वहीं गाड़ी रोकी, झाड़ू शुरू। किसी गांव में गया, गांव में गंदगी दिखी, रोकी, गांव में शुरू हो गया। जब गवर्नर झाड़ू लगाता तो गांव की महिलाएं, बच्चे, लोग इकट्ठे हो गए, साथ जुट जाते थे और इतना अभियान हमने हिमाचल में चलाया कि उस वर्ष हिमाचल प्रदेश देश में स्वच्छता में प्रथम आया जी। तो एक पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान का वातावरण वहाँ बना। पहाड़ों में पानी की बड़ी गर्मियों में समस्या आती थी, तो मैंने वहाँ सरकार से मिलकर चेक डैम का एक अभियान चलाया, जहाँ जहाँ पानी को रोक करके वाटर लेवल बढ़ाया जाए, उस पे बहुत बड़ा काम हुआ। राजभवन में हिमाचल प्रदेश में सर्दियों में बॉयलर चलते हैं उसको गर्म करने के लिए, लेकिन मैंने उसे बंद करवाया, आम नागरिक की तरह उसमें ज़िंदगी जी और मुझे पता लगा प्रति मास मैंने ना एक साल में 9 लाख रुपए की बिजली वहाँ बचत की, अगले साल 11 लाख रुपए की बिजली बचत की। तो ऐसे बिजली बचत का एक अभियान मैंने वहाँ इस रूप में चलाया। आप प्राकृतिक खेती को लेकर लगातार लोगों को, किसानों को गांव के क्षेत्र में जागरूक करने में लोगों को लगे हुए हैं, क्यों ये मुद्दा क्यों जरूरी है? मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जब था तो हमारी 200 एकड़ गुरुकुल की भूमि है, उसमें मैं यूरिया, डीएपी, कीटनाशक से ही खेती करता था। तो वहाँ एक दो घटना हुई, हमारे कर्मचारी दवाई छिड़कते बेहोश हो गए। तो मैंने विचार किया कि ये दवाई इतना जहर फसल में पड़ता है और ये मासूम बच्चों को मैं खिलाता हूँ, कितना बड़ा अपराध है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं रासायनिक खेती नहीं करूँगा, मेरी लागत भी बढ़ रही, ज़मीन बंजर होगी, पानी पीने का बचा नहीं, पर्यावरण बिगड़ गया। तो मैंने जैविक खेती शुरू की वहाँ कृषि विभाग से मिलके। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसको जैविक खेती बोलते हैं, वो मैंने 3 वर्ष लगातार की, उसमें मेरे को कुछ बचा नहीं, लागत मेरी कम हुई नहीं, मेहनत मेरी कम हुई नहीं, उत्पादन मेरे को पूरा मिला नहीं। तो उसकी गहराई में मैं गया तो उसमें पाया कि भाई उसमें तो जो अर्थवर्म, केचुआ पाया जाता है वो विदेश से लाया जाता है, वो गोबर खाता, मिट्टी नहीं खाता है। और जैविक खेती में एक समय में एक फसल होती नहीं, उसमें जुताई बहुत करनी पड़ती है। इस कारण धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ जाता है और उत्पादन पूरा नहीं मिलता। तो इस बीच में प्राकृतिक खेती से मेरा परिचय हुआ। अब प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल पूरा अंतर है। प्राकृतिक खेती क्या है? शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय पे आधारित है। गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं और गौमूत्र खनिज का भंडार है। इसके द्वारा हम जीवामृत बनाते हैं, एक घन जीवामृत बनाते हैं। इससे धरती में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है और केचुआ, अर्थवर्म की मात्रा बढ़ती है। और यही वो मित्र जीव हैं जो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं, धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इस खेती में न तो लागत लगती है, न उत्पादन कम होता है और खर्चा शून्य हो गया। तो मेरे को पहले ही वर्ष 80-90% इससे लाभ हुआ। फिर मैंने अपने पूरे खेत में इस पर एक्सपेरिमेंट किए, मैं पूर्ण सफल हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रहते लास्ट के 2 वर्ष मैंने इस पर प्रचार किया, 50,000 किसान मैंने खड़े किए।
अभी लेटेस्ट रिपोर्ट वहाँ की है, 2 एजेंसियाँ, एक हैदराबाद की एक लखनऊ की ने हमारी रिसर्च किया। इस समय हिमाचल में 99.9 जो पंचायत हैं उनमें प्राकृतिक खेती शुरू हो चुकी है। और वो मिशन फिर मैंने गुजरात में शुरू किया। इस समय गुजरात में 8.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ एक पंच सरपंच का सम्मेलन किया था। उसमें उन्होंने बोला था, भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो इसमें कम से कम 75 किसान हर पंचायत में प्राकृतिक खेती वाले होने चाहिए। तो हमने इस पे काम किया। तो इस समय लगभग 8,000 ग्राम पंचायतों में इतने 75 से ज़्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। और अब हमारा इतना विस्तार चला है गुजरात में कि हमने 10-10 गांव के क्लस्टर बनाए हैं, पूरे गुजरात को बांट दिया। उसमें 2 अपने एक किसान और एक कृषि विभाग के कर्मचारी को मास्टर ट्रेनर बनाया। गुरुकुल कुरुक्षेत्र से मैंने ट्रेनिंग दिलाई। इसका परिणाम अब 3.5 लाख किसान को हम प्रति मास ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मुझे विश्वास है अगले 2 साल में हम गुजरात में एक जन आंदोलन खड़ा कर देंगे और इस प्रदेश को जहर मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। राजभवन में एट होम की परंपरा हिमाचल प्रदेश और दूसरी जगह भी होती है, लेकिन आपने कुछ परंपरा के स्वरूप को बदलने की भी पहल की, क्यों और उस बदलाव का क्या असर हुआ? मैंने कभी राजभवन गवर्नर बनने से पहले कोई देखा नहीं था। मैं हिमाचल प्रदेश में 12 अगस्त 2015 को नियुक्त होकर के गया। मैंने वहाँ ज्वाइन किया। 3 दिन के बाद ही 15 अगस्त का कार्यक्रम था। तो वहाँ राजभवन में एक चर्चा थी, एट होम होगा, एट होम होगा। मेरे लिए बड़ी उत्सुकता थी, एट होम में भी देखूंगा क्या होता है। तो एट होम वाला दिन आया 15 अगस्त। शहर के प्रतिष्ठित लोग आए, जजेज आए, बड़े अधिकारी आए, मुख्यमंत्री मंत्रीगण आए। तो वो सब आके बैठ गए। मैं मुख्यमंत्री जी ने उनको नमस्ते किया, फिर जलपान हो गया और सब अपने अपने घर चले गए। मैंने पूछा, भाई एट होम कब होगा? तो उन्होंने कहा है जी इसी का तो नाम एट होम था, यही। मैं कहा पूरे देश में यही होता है? कि जी यही होता है। मैं बड़ा आश्चर्य में, भाई ये इतना बड़ा खर्चा किया, इतने लोग यहाँ आए, केवल जलपान के लिए आए, ये तो कोई एट होम का मतलब नहीं। जब 26 जनवरी आया तो उस पे मैंने पूर्ण रूप से उस परंपरा को बदला। सबसे पहले उसमें बहुत देशभक्ति के गीत, जिन क्रांति वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी गौरव गाथाएं, उनके बीच की एक एक क्रांतिकारी के जीवन की चर्चाएं, और उन क्रांतिकारियों ने जिस आज़ादी के लिए बलिदान दिया वो आज़ाद भारत कैसा हो, हम देश को आगे कैसे बढ़ाएं, हर क्षेत्र में विकसित कैसे करें, उन्नति कैसे करें, इस पे चिंतन करें। तो मैंने एक वातावरण वहाँ खड़ा किया। उसको इतना पसंद किया लोगों ने, इतनी खुशी मनाई लोगों ने कि आज हमें बहुत सुख मिला। एट होम इसका नाम है। और उसके बाद लगातार मैं 4 वर्ष रहा वहाँ, तो एट होम दोनों ऐसे ही मनते थे। और गुजरात में आने के बाद भी मैं उसी परंपरा को चलाता हूँ। बेटियों को पढ़ाने का मुद्दा हो या फिर नशा मुक्ति की बात हो, आप लगातार अभियान चलाते हैं, सक्रिय रहते हैं लोगों को बीच में। इसके पीछे क्या वजह है? आप कैसे देखते हैं इन मुद्दों को? माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में पानीपत हरियाणा से शुरू किया था। मैंने पहली बार उनका भाषण सुना जीवन में। प्रधानमंत्री जी ने इतनी भावना से बेटियों के प्रति संवेदना व्यक्त की, उनके कल्याण की, उन्नति की, भलाई की बात की है। तो मैंने देखा जब तू दूसरे गुरुकुल चलाता बेटों के, तो बेटियों का भी बनना चाहिए। और मैंने अंबाला में बेटियों के अलग से गुरुकुल की स्थापना की। आज वहाँ बेटियाँ IIT, PMT
और बड़े बड़े पदों पे जा रही, बड़ी उन्नति उन्होंने की। और मैं अब एनडीए विंग स्थापित कर रहा हूँ बेटियों के लिए, ताकि सेना में भी हमारी बेटियां जाए, आत्मनिर्भर वो बने और उनमें संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, पहले भारत की नारी बड़ी जिम्मेदार है, तो वो और बेटियां मजबूत बन के देश के विकास में बढ़ें। तो इस दिशा में एक बड़ी मजबूत पहल हमारे यहाँ हुई। नशा मुक्ति अभियान भी हाँ, नशा मुक्ति का आपने बहुत अच्छा किया। हिमाचल प्रदेश में मैंने देखा युवा पीढ़ी पंजाब के साथ के कारण बड़ी तेजी से नशे की ओर बढ़ी। वहाँ मैंने पूरा अभियान सरकार से मिलकर के चलाया था। और अब भी मैं यूनिवर्सिटीज़, 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका चांसलर हूँ मैं गुजरात में। वहाँ कॉन्वोकेशन होती है, मैं जाता हूँ, तो ये विषय मैं बच्चों के बीच में रखता हूँ। आप राष्ट्र का भविष्य हैं। नशा आपका भी विनाश करता, परिवार और समाज के लिए भी घातक है। ये प्रवृत्ति युवा पीढ़ी से समाप्त की जानी चाहिए। देश के हर जिम्मेदार नागरिक ने इस नशे के खिलाफ एक अभियान चलाना चाहिए, युवा पीढ़ी को इसे बचाना चाहिए। इसी में भारत का भविष्य दिखाई पड़ता है। आमतौर पे ये माना जाता है, जो राजभवन की छवि एक प्रकार से बनती है कि सत्ता से भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन सामाजिक कार्यों को लेकर जिस तरह से आपने अभियान, चाहे हिमाचल की बात करूं या गुजरात की बात करूं, आपने पहल की, सकारात्मक जो अभियान है, सरकार के जो बड़े काम है देश की, जिसमें स्वच्छता की बात की जाए या बिजली बचाने की बात की जाए, प्राकृतिक खेती की बात की जाए, इसमें आप राजभवन की भूमिकाओं को कैसे देखते हैं? आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन देश के तमाम राजभवन इसमें अपना योगदान दें, उस दृष्टि से मैं ये जानना। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में बहुत बड़ी प्रेरणा हम सब गवर्नर्स को दी है, और वो चाहते हैं कि राजभवन भी अपने अपने प्रदेश के निर्माण में, उत्थान में, भलाई में, लोक कल्याण में आगे बढ़ कर के आए। और अब पिछले इन 7-8 वर्षों में राजभवन देश के बहुत सक्रिय हुए। कोई टीबी के खिलाफ काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई स्वच्छता में काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल इन पिछले 8-7 साल में हो पाई है। उससे पहले अक्सर राजभवन एक ऐसे स्थान माने जाते थे कि केवल संवैधानिक काम करें और अपना आराम से रहें, लेकिन आज राजभवन अपनी भूमिका अपने अपने प्रदेशों में बहुत अच्छे ढंग से निभाना उन्होंने शुरू किया है। और ये मुद्दे जो हैं, जैसे स्वच्छता है, बिजली बचाने का है, नशा मुक्ति का है, बेटियों की शिक्षा का है, निर्व्यसनी समाज का है, ऐसे ये विषय हैं कि एक राज्यपाल जैसे ऊंचे पद पर बैठे लोग इस बात को चर्चा में लाएंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और आत्मसंतुष्टि भी होगी। ये अच्छी दिशा में एक पहल शुरू हुई है। गुजरात विद्यापीठ की बात मैं जरूर करूंगा आपसे, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। शिक्षा की दृष्टि से गुजरात विद्यापीठ को लेकर भविष्य की योजना क्या है आपकी? मैं जब विद्यापीठ में पहली बार गया तो वहाँ बड़े गंदगी के ढेर चारों तरफ। मैंने कहा महात्मा जी होते तो हमें बड़ा वो डंडा होता तो दंडित करते। और वो अभियान मैंने 7 दिन लगातार चलाया और उसमें मैंने सैकड़ों टन गंदगी वहाँ से निकाली और सबको प्रेरित किया हम इस दिशा में हमने स्वच्छता रखनी चाहिए। वो काम हमने वहाँ शुरू किया। उसके बाद भवनों की जर्जर अवस्था, उस पे भी वाइट वाश और ये वो एक स्वच्छता का मिशन वहाँ पर भी चलाया। वहाँ के छात्रावासों में मैं कई बार औचक निरीक्षण किया, बिना सूचना के ही मैं अक्सर जाता हूँ। बच्चों से बात शुरू की तो मुझे लगा कि महात्मा गांधी जी ने कितने ऊंचे आदर्शों की स्थापना के लिए इस संस्थान की रचना की थी। आज हम उससे विमुख हैं। हमने उनके आदर्शों की स्थापना के लिए मिलजुल के काम करना चाहिए। और अब वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ का सिस्टम महात्मा गांधी जी को बिल्कुल आदर्श मानते हुए उनके मिशन को बढ़ाने की दिशा में
हमने काम शुरू किया है, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ना शुरू हुआ है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा मिशन है, गांधी जी का मिशन है, तो उसमें हम सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जी, आपने योग की बात की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को एक नई पहचान मिली है और जाहिर सी बात है, भारत की एक पुरानी पद्धति है और आपका योग के प्रति जो रुचि है वो रुचि अभी भी कायम है। और योग को लेकर आप क्या पहल कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, मैं गुरुकुलों में ही पढ़ा हूँ, गुरुकुल ही संचालित करता रहा, तो हमारी जीवनचर्या में सवेरे प्रातः 4 बजे उठना, योग प्राणायाम करना, संध्या हवन करना, ये जीवन का मेरे हिस्सा। मैं यहाँ भी प्रतिदिन हवन करता हूँ, हिमाचल में भी करता था, और मैं प्रतिदिन सवेरे 1 घंटा योग और प्राणायाम करता हूँ, शाम को 1 घंटा सैर करता हूँ। ये जीवन का एक है। और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने भारत की इस महान ऋषियों की विधा को विश्व स्तर पर पहुंचाने का एक काम किया। तो इसका निश्चित रूप से जितना प्रचार होगा उतना ही मानवता का भला होगा। भारतीय संस्कृति की अगर बात करूं, मूल्यों की बात मैं करूं, क्योंकि आपने देश दुनिया की तमाम यात्राएं करके भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत कार्य किया है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? भारत की जो संस्कृति है वो वेदों की संस्कृति है और उसमें जाति, तथाकथित धर्म, संप्रदाय, मानव न मानव का भेद, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ एक ही वाक्य है, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, कि ए दुनिया के मनुष्यों, तुम सही अर्थों में इंसान बनो, मानव बनो। कैसा मानव? ऐसा मनुष्य जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहा सके, ऐसा मनुष्य जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरहम से ठीक कर सके। ये है भारतीय संस्कृति का मूल आधार। और भारत ही एक ऐसी संस्कृति का देश है जिसने समस्त विश्व को परिवार माना है। बाकी देश जो हैं वो अपनी अपनी सोचते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसमें स्पष्ट लिखा है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये छोटे लोगों की बात है। सारा विश्व का प्राणी मात्र मेरा परिवार है। इससे बड़ा चिंतन, इससे बड़ी सोच, इससे बड़ी परंपरा, संस्कृति और क्या हो सकती है? जहाँ प्रतिदिन हमारी प्रार्थना में गाया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे भगवान, दुनिया का कोई भी प्राणी दुखी ना हो, सब निरोग स्वस्थ हों, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थि मुक्ति हो। अब इससे बड़ा चिंतन, इससे बड़ा सांस्कृतिक मूल्य दुनिया में कहाँ है? ये है भारत की संस्कृति। और यहाँ वेद में स्पष्ट लिखा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवानुपश्यति यत् सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यहाँ तो कहा भगवान किसको मिलते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को उसकी आत्मा में देखता है। यानी कि उसका सुख दुख मेरा सुख दुख, मेरा सुख दुख उसका सुख दुख, इतना प्रेम भाव। और वेद में लिखा संगठन सूक्त है ऋग्वेद का, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते, कि ऐ दुनिया के लोगों तुम मिल करके चलो, मिल करके बोलो, तुम्हारी मंत्रणा विचार एक हों, जितने तुम एक होगे उतने सुखी होगे। ये विचार भारत की संस्कृति का है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवहारिक रूप देकर कोरोना काल में सारी दुनिया में इस पाठ को दिया, दुनिया को अपना बना लिया, दुनिया हमारी बन गई।
आज भारत की गरिमा और गौरव सारे विश्व में जो फैली है और प्रधानमंत्री जी ने भारत संस्कृति के उन मूल तत्वों को पकड़ करके जो प्रचार किया है, उसका परिणाम आज पूरी दुनिया भारत के प्रति आकर्षित है और इसका सम्मान कर रही है। वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा विचार है जिसने पिछले कुछ अरसे में गुजरात को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से या दूसरे विकास की दृष्टि से मैं कहूँ एक अग्रणी राज्य के रूप में देश दुनिया के सामने स्थापित किया है? वो विचार क्या है, वो तत्व क्या है? इस प्रदेश में बाकी भारत के दूसरे प्रदेशों से एक बिल्कुल अलग ही वातावरण है। तो यहीं के लोगों से मैंने भी, जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया, वैसे ही मैं यहाँ के लोगों से भी प्रश्न करता हूँ कि भाई ये अंतर क्यों है। तो सभी लोगों ने मेरे को बताया कि जी, जब से इस प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उस काल में उन्होंने जिस समर्पण से, जिस मेहनत से एक एक बिंदु को छुआ ही नहीं, उसको पकड़ करके उसको पूर्णता की ओर लेके गए। उन्होंने पानी पे काम किया तो नर्मदा के पानी को इस प्रदेश के एक एक कोने में पहुंचा दिया। यहाँ पीने का भी पानी नहीं था, खेती तो बहुत दूर की बात थी। तो पानी पे काम हुआ, किसानों के लिए जो ऋण व्यवस्था थी वो बड़ी सरल बनाई, सस्ती बनाई, उनको भूमि का लेवल करना, पानी के साधन देना और यहाँ की कृषि को उन्नत करने का काम उस रूप में हुआ। इंडस्ट्रीज के लिए जो उद्योगपति यहाँ आए, उनके लिए कानून अलग बनाए कि वो आए दिन ऑफिस में धक्के खाते ना फिरें, समय उनका बर्बाद ना हो। उनके लिए इतनी सरल व्यवस्था दी कि पूरे देश के उद्योगपति यहाँ आकर्षित होकर के आए। उद्योग बढ़े तो रोजगार भी बढ़ा, कृषि बढ़ी तो किसान की भी स्थिति बढ़ी। तो ये सब चीज़ें इतनी बारीकी से यहाँ पर की गई हैं कि वो मतलब ऐसा सोच के काम नहीं हुआ कि मेरा समय इसको काट लो। उन्होंने बड़ा डीपली जाके और उस कार्य की सिद्धि तक अपने को रुकने नहीं दिया। और उसी का परिणाम है औद्योगिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी यहाँ के लोगों में जो धार्मिकता है, जो एक दूसरे के सहयोग की भावना है और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना है, वो अलग हटके है। पूरा गुजरात मैं देखता हूँ कि व्यसन की दृष्टि से, क्राइम की दृष्टि से बहुत दूर है और विकास में यहाँ के सब लोग मिलजुल करके नए नए प्रकल्प चालू करते हैं और उसका परिणाम है यहाँ पशुओं की नस्ल पे बड़ा काम यहाँ पर अच्छा चलता है। खेती बाड़ी में अब मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की, इतनी तेज़ी से लोगों ने इसे अपनाया है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो यहाँ के व्यक्तियों का, यहाँ के राजनीतिक लोगों का एक इच्छा शक्ति जो है आगे बढ़ने की, उसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी सोच पैदा की है कि लोग उस परंपरा का लगातार पालन करते हैं और ये प्रदेश हर क्षेत्र में पूर्ण विकास की ओर आगे है। जी, आचार्य देवव्रत जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।